नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। आज हम डिटेली डिस्कस करेंगे इंडियाज़ हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में। गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या पॉलिसीज़ रहा है, गवर्नमेंट ने क्या क्या इंटरवेंशंस किया है हमारी हेल्थ केयर सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, और प्रेजेंट हेल्थ केयर सिस्टम में क्या क्या फ्लॉज है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। पेपर 3 जनरल स्टडीज़ 2 इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर और सर्विसेज रिलेटिंग टू हेल्थ में ये पर्टिकुलर टॉपिक आपको काम आएगा। वैसे एक मेंस का क्वेश्चन भी आ सकता है, एलुसिडेट द हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू द पीपल इंक्लूडिंग द मिडिल क्लास सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो ऐसे एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है, ऐसे एक पूछना कोई ज़रूरी नहीं है, मतलब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे अगर पूछ लिया मेंस में, तो आप ये पर्टिकुलर वीडियो का जो कंटेंट्स मैं बोलूँगा वो यूज़ कर सकते हो। वैसे देखिए दोस्तों, अब तो पार्लियामेंट का विंटर सेशन चल रहा है, तो क्वेश्चन आवर में काफ़ी क्वेश्चंस पूछा जाता है मिनिस्टर से। तो आपको मैं एक बात बताऊं, लोकसभा का साइट में जाइए तो आपको उसमें पूरे जो क्वेश्चंस पूछा गया होगा उसके पूरे डिटेल्स मिल जाएगा, और मिनिस्टर्स ने जो आंसर किया होगा उसका भी डिटेल्स रहेगा। तो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में वो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से पूरा क्लैरिफिकेशन मिल जाता है हमें, है कि नहीं। तो देखिए, ये जो पर्टिकुलर वीडियो में लेके आया हूं, इसमें वही पॉइंट्स है जो मिनिस्टर ने बोला है, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या रीजन, पॉलिसीज, इंटरवेंशन, स्कीम्स वगैरह रहा है हेल्थ केयर सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन, चैनल को अब तक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन के थ्रू। शुरुआत करते हैं दोस्तों। देखिए, रिसेंटली एक रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स 2019-20 फाइनेंशियल ईयर का रिलीज हुआ था। इसमें हमारा रूरल हेल्थ केयर सेक्टर के बारे में काफ़ी नेगेटिव पॉइंट्स हैं। देखिए, आप सबको पता है कोविड-19 पैंडमिक में हमारा हेल्थ केयर सिस्टम का परफॉर्मेंस इतना एडुकेट नहीं रहा था। इसके बाद गवर्नमेंट को ये रियलाइजेशन हुआ है कि हेल्थ केयर सिस्टम में ज़्यादा बजटरी एलोकेशन करना कितना ज़रूरी है। वैसे इसके बारे में मैंने एक अलग वीडियो बनाया था काफ़ी दिन पहले, शायद आपने वो देखा होगा। उसमें हमने काफ़ी फ्लॉज के बारे में बताया है जो हमारी हेल्थ केयर सेक्टर में है, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कमियां हैं उसके बारे में भी बताया है। वैसे देखिए दोस्तों, ये जो रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स 2019-20 में हमारी हेल्थ केयर सेक्टर के बारे में इतना अच्छा न्यूज़ नहीं है। द स्टैटिस्टिक्स पॉइंट टुवर्ड्स ए मेजर हेल्थ केयर क्राइसिस इन इंडिया सच एज लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूज वैकेंसीज एंड शॉर्टेजेस ऑफ डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट एंड अदर स्टाफ एक्सेट्रा। ठीक है, तो इससे हमें यह पता चलता है इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम एंड पॉलिसी ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है। अब देखिए, हमारे देश का हेल्थ केयर सेक्टर में मेजर इश्यूज क्या क्या है। देखिए, आप सबको पता है इंडिया दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। 1985 में हमारा पॉपुलेशन 760 मिलियन था, 2015 में वो 1.3 बिलियन पहुंच गया, और 2021 में आपको पता ही है 1.4 बिलियन पहुंच गया। पर हमारी जो एक्सिस्टिंग हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट इज नॉट इनफ टू मीट द नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन। और कोविड-19 पैंडेमिक तो हमें ये सिखा दिया कि पब्लिक हेल्थ सिस्टम्स कितना इंपॉर्टेंट है। वैसे देखा जाएगा तो इंडिया में प्राइवेट हेल्थ सेक्टर अकाउंट्स फॉर 70% ऑफ द हेल्थ केयर सर्विसेज। टोटल हेल्थ केयर सर्विसेज जो इंडिया में अवेलेबल है उसमें से 70% प्राइवेट हेल्थ सेक्टर की तरफ से आता है, बेसिकली प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ से आता है। गवर्नमेंट की तरफ से केवल 30% आता है। और देखिए, कोई भी देश में अगर एक हेल्दी इकोसिस्टम अगर मेंटेन करना है तो पब्लिक हेल्थ सिस्टम्स एकदम स्ट्रांग होना चाहिए। And in case of India, government spends only 35% of the healthcare expenditure, while the major chunk 65% of the expenditure is incurred by people themselves. देखिए, ये हॉस्पिटल के खर्चे के बारे में बता रहा है। मतलब एक बंदे का अगर 100 रुपया खर्च हो रहा है, मतलब हेल्थ इश्यूज के लिए, उसमें से 65 रुपीज़ जो है अपने पॉकेट से उठाना पड़ रहा है। ओनली 35% की जो मदद है वो गवर्नमेंट से मिलता है। मतलब 65 रुपीज़ हमारी पॉकेट से उठाओ, ओनली 35 रुपीज़ जो है गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प मिलेगा। समझे आप ग्लोबल लेवल में देखिए, ये जो एक्सपेंडिचर है केवल 18% है, वेराज इंडिया में कितना है, 65% है। ठीक है, एंड 86% ऑफ पीपल इन रूरल एरियाज एंड 82% इन अर्बन एरियाज डू नॉट हैव एक्सेस टू इंश्योरेंस कवरेज। इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है ना, बेसिकली जो हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह है। अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वगैरह में जाओगे वो तो मैंडेटरी है, मतलब हेल्थ केयर इंश्योरेंस लेना या फिर मेडिकल इंश्योरेंस लेना उधर मैंडेटरी है, इसलिए मैक्सिमम लोग जो है उधर कवर्ड है। किसी को कुछ भी हो जाए वो इंश्योरेंस में कवर्ड है। पर इंडिया में बात है ऐसा नहीं है। इंडिया में रूरल एरियाज में देखा जाएगा तो 86% ऑफ द पीपल कवर्ड नहीं है, कोई इंश्योरेंस कवरेज नहीं है। मतलब अगर कोई ऐसा दिक्कत आ गया तो उन्हें अपने पॉकेट से पैसे उठाना पड़ेगा, और हमारा पब्लिक हेल्थ सिस्टम इतना अच्छा नहीं है। और 82% इन अर्बन एरियाज डू नॉट हैव एक्सेस।
अर्बन एरियाज में 82%, रूरल एरियाज में 86% इंश्योरेंस कवर्ड नहीं है। एंड देखिए बर्ड्स पर पीपल, देखिए इंडिया में 1 लाख पीपल के लिए 53 बर्ड्स है, पाकिस्तान में वो 63 है, बांग्लादेश में 79.5 है, एंड श्रीलंका में 415 है, एंड जापान में 1298 है। तो इंडिया का हाल बहुत बुरा है, ठीक है। एंड रूरल इंडिया अकाउंट्स फॉर 70% ऑफ द पॉपुलेशन बट अकाउंट्स फॉर ओनली 30% ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज। रूरल एरिया में जो हेल्थ केयर सर्विसेज है वो काफ़ी कम है। मतलब देखिए हमारी पॉपुलेशन में 70% रूरल एरिया से है, पर उधर हमारा टोटल हेल्थ केयर सर्विसेज का केवल 30% है। तो एक ह्यूज डिमांड सप्लाई गैप हमें नजर आ रहा है। आप देखिए पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ अकाउंट्स फॉर ओनली 1.2% ऑफ टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर। हमारी टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर का ओनली 1.2% जो है वो पब्लिक एक्सपेंडिचर है, मतलब पब्लिक के लिए जो खर्च करते हैं, विच इज abysmally low when compared to WHO recommendation of 5%। WHO का रिकमेंडेशन ये है पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ 5% कम से कम होना चाहिए, और इंडिया में कितना है, वो केवल 1.2% है। तो ये सारे मेजर इश्यूज हैं हमारे हेल्थ केयर सेक्टर में, पर गवर्नमेंट ने तरह तरह की पॉलिसीज एंड स्कीम्स लेके आया है आप इसमें कुछ इंप्रूवमेंट लाने के लिए। पर देखिए ये सब के लिए कोविड-19 जैसे एक पैंडेमिक के लिए वेट करना पड़ा। कोविड-19 पैंडेमिक के बाद गवर्नमेंट को ये पता चला, या फिर गवर्नमेंट अथॉरिटीज को ये पता चला कि हमारी जो हेल्थ केयर सेक्टर है वो काफ़ी बुरा कंडीशन में है। आप और भी कुछ डाटा देखिए, ये डाटा 2019 का है, मतलब कोविड-19 पैंडेमिक शुरू होने से पहले इंडियन हेल्थ सेक्टर का कंडीशन क्या था। देखिए जितने भी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स है ना जिनमें सर्वे किया गया, उसमें आधे में तो परमानेंट नर्सेस ही नहीं थे, टेम्पररी स्टाफ से काम चला रहे थे। एंड एम्बुलेंस ड्राइवर्स की बात किया जाए तो ओनली 34% ड्राइवर्स परमानेंट थे, 58% कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे था, और 8% पोस्ट तो वेकेंट पड़ा था। फिर सोनोग्राफी मशीन्स की बात करें, 79% ऑफ रूरल हॉस्पिटल्स में सोनोग्राफी मशीन्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी। सोनोग्राफी मशीन मतलब जो अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाते वो। फिर देखिए 55% ऑफ रूरल हॉस्पिटल्स एंड सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में ब्लड स्टोर करने की फैसिलिटी तक नहीं थी। फिर पीडियाट्रिक ट्रीटमेंट सफर्ड आज राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम डॉक्टर शिफ्टेड फॉर कोविड ड्यूटीज। देखिए जैसे 2020 में कोविड-19 पैंडेमिक फैल गया, तब पीडियाट्रिक ट्रीटमेंट के लिए कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं था, क्योंकि सारे डॉक्टर्स को, मतलब इतने डॉक्टर्स भी नहीं थे, जितने डॉक्टर्स अवेलेबल थे उनको कोविड ड्यूटीज के लिए भेज दिया गया, इसलिए बच्चों का देखभाल करने के लिए कोई नहीं था। फिर जितने भी सर्जरीज प्लान था, कैंप्स फॉर कैटरैक्ट ऑपरेशन, स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन, ये सारे इनडेफिनेटली पोस्टपोन करना पड़ा। तो दोस्तों अब तक आपको हल्का सा आइडिया मिल गया होगा कि हमारे देश में हेल्थ केयर सिस्टम में क्या क्या मेजर फ्लॉज रहा है, या फिर कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पर इतना बड़ा एक हेल्थ इमरजेंसी हमारे देश में कैसे हुआ। अब हम ये देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या इंपॉर्टेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज रहा है हमारी हेल्थ केयर सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। तो मैंने आपको पहले ही बोला था, दिस वॉज बेसिकली ए क्वेश्चन आस्क्ड इन द क्वेश्चन आवर इन लोकसभा। हमारा हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया जी से एक अपोजिशन एमपी ने ये क्वेश्चन पूछा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या पॉलिसीज एंड स्कीम्स रहा है हमारी हेल्थ केयर सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। तो इन्होंने जवाब दिया। इनकी जो जवाब है वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है, हमारी एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में इसमें सब कुछ है। देखिए आप आपके आंसर रेटिंग में ये सारे जो प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स के बारे में मैं जो बताने वाला हूँ वो लिख सकते हो, ठीक है। आप देखिए सबसे पहले तो इन्होंने एक ब्लेम गेम किया। इन्होंने बोला पब्लिक हेल्थ एंड हॉस्पिटल्स इज ए स्टेट सब्जेक्ट, मतलब ये जो हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का नहीं है, स्टेट्स का है। देखिए ऐसे ही होता है, संसद टीवी आप भी देखते होंगे, लोकसभा में जो प्रोसीडिंग्स है या फिर राज्यसभा में जब भी कोई अपोजिशन पार्टी के एमपीज रूलिंग पार्टी के मिनिस्टर से सवाल पूछते हैं तो सबसे पहले थोड़ा सा ब्लेम गेम चलता है। आपके गवर्नमेंट ने क्या किया था, 70 साल में आपने क्या किया, हमने तो इतना किया कम से कम, इस तरह का जवाब होते ही है। तो इन्होंने भी थोड़ा बहुत ब्लेम गेम चलाया कि पब्लिक हेल्थ एंड हॉस्पिटल्स स्टेट सब्जेक्ट है, यूनियन सब्जेक्ट नहीं है। तो हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट का है, सेंटर का नहीं। इसके बावजूद सेंट्रल गवर्नमेंट टेक्निकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं सारे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को अपने अपने पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज स्ट्रेंथन करने के लिए। सबसे पहले इन्होंने नेशनल हेल्थ मिशन के बारे में बताया। अब नेशनल हेल्थ मिशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू इक्विटेबल, अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज टू ऑल सिटीजन ऑफ द कंट्री। हमारे देश में जितने सिटीजन हैं उन्हें इक्विटेबल मतलब सबको एक जैसा, अफोर्डेबल ज़्यादा पैसे खर्च नहीं होना चाहिए, एंड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज
प्रोवाइड करना, यह है नेशनल हेल्थ मिशन। अब मैं हल्का सा बता दिया, नेशनल हेल्थ मिशन में बताने के लिए बहुत कुछ है, ऐसे हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो नेशनल हेल्थ मिशन सेंटर का एक पॉलिसी था या स्कीम था। फिर आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, ये क्या होता है? देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कम से कम 1,50,000 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को, सब हेल्थ सेंटर्स को, अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को ट्रांसफॉर्म किया आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स की ओर। बेसिकली आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज है, जिसमें प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव, पैलिएटिव, रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज अवेलेबल है। समझ रहे हो? ये सारे सर्विसेज आप यूनिवर्सल सर्विसेज बोल सकते हो। तो ये जो नॉर्मल हेल्थ सेंटर्स में जो फैसिलिटीज नहीं थे, इन्होंने 1,50,000 इस तरह की सेंटर्स को ट्रांसफॉर्म किया आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में। तो ये सेंटर का एक अचीवमेंट है, ये बोल रहा है। और ये जो आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव सर्विसेज अवेलेबल है। क्लियर? आप देखिए, अगला ई संजीवनी के बारे में बोला इन्होंने। ई संजीवनी तो आपने सुना ही होगा, बेसिकली टेली मेडिसिन सर्विस है। मतलब कोविड-19 के बाद जो लॉकडाउन इम्पोज हुआ था, तब लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तो लोग डॉक्टर्स को फ़ोन करके थ्रू फोन प्रिस्क्रिप्शन ले सकता था। यह है ई संजीवनी पोर्टल। ठीक है? और क्या बोला इन्होंने? नेशनल फ्री ड्रग्स इनिशिएटिव के बारे में बोला। ये तो नाम से आपको पता चल गया होगा, मतलब एलिजिबल बेनिफिशियरीज को फ्री ड्रग्स या फ्री मेडिसिन प्रोवाइड करने वाला एक इनिशिएटिव। फिर एक नेशनल एम्बुलेंस सर्विसेज प्रोवाइड किया सेंटर ने। बेसिकली एक टोल फ्री नंबर है 108 या 102, इसमें फ़ोन करने से एम्बुलेंस सर्विसेज मिल जाएगा। ये भी सेंटर की तरफ से था। आप देखिए ये कितना अवेलेबल है, ये तो प्रैक्टिकली हमारे पास डाटा नहीं है, मतलब कितने लोगों ने इसे सही तरह यूज़ किया, ये सारी बात अलग है। फिर भी सेंटर की तरफ से ऐसा एक स्कीम रहा है। फिर फ्री डायग्नोस्टिक्स इनिशिएटिव, ये क्या है? देखिए, जो डायग्नोस्टिक्स हम करते हैं ना, उसके लिए भी काफ़ी पैसे खर्च होता है, जैसे कि जो टेस्टिंग करवाना, शुगर, ब्लड, कोलेस्ट्रॉल, यूरिन, ये सारे। तो ये डायग्नोस्टिक्स इनिशिएटिव में फ्री डायग्नोस्टिक सर्विसेज भी प्रोवाइड किया, राइट। फिर क्या है? 15 फिनांस कमीशन के थ्रू पूरे स्टेट्स को 2021 टू 2026 के पीरियड के लिए 70,051 करोड़ अलोकेट किया अपने अपने हेल्थ केयर सिस्टम स्ट्रेंथन करने के लिए। फिर प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, इसके अंदर तो काफ़ी सारे प्रोविजंस था, जैसे कि हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी हेल्थ केयर सर्विसेज में जितने रीजनल इम्बैलेंसेस है उसको क्लियर करने के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया। काफ़ी सारे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया गया एंड क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए 22 AI ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एंड 75 अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट ऑफ GMCs मतलब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस इंस्टीट्यूट्स हैव बीन सैंक्शनड अंडर PMSSY। देखिए, PMSSY का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है? एक तो क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स को क्रिएट करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस वगैरह सेटअप करने के लिए सैंक्शन दे दिया। और हमारे जो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी हेल्थ केयर सर्विसेज को और ज़्यादा फैसिलिटीज़ दे दिया। ये क्या होता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी? देखिए, प्राइमरी सर्विसेज मतलब जो फर्स्ट एड वगैरह मिलते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स तो आपके गांव में भी होगा ना। इसके बाद आप तालुक लेवल में, बेसिकली तहसील लेवल में जाते हो तो आपको कम्युनिटी हेल्थ सेंटर मिलेगा। इसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स मिलेगा। तो ये सब एक एक स्टेज है। फिर आप सेकेंडरी में चला जाओगे। सेकेंडरी मतलब थोड़ा बहुत और फैसिलिटीज़ होगा, मतलब ऑपरेशन वगैरह करवाने की फैसिलिटी होगी। फिर टर्शियरी मतलब एकदम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, जैसे कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस है। ठीक है, तो ये सब बोल रहे हैं, ये सबकी फैसिलिटीज इंप्रूव करवाया प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के थ्रू। ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है। और देखिए, कई सारी इनिशिएटिव्स के बारे में मतलब बात किया हुआ है, जैसे मिशन परिवार विकास, वीकली आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन। आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन क्यों करते हैं? देखिए, हमारे देश में अनीमिया का प्रॉब्लम है। 50% से ज़्यादा वीमेन जो है वो अनीमिक है करके एक रिपोर्ट रिसेंटली मैंने खुद एक वीडियो के थ्रू बताया था आपको। अनीमिया क्यों होता है? ये आयरन की डिफिशियंसी की वजह से होता है। तो इसलिए वीकली आयरन फोलिक एसिड वो बेसिकली आयरन ही है, तो वीकली आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन इनिशिएटिव रहा है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, ये बेसिकली रिलेटेड है प्रेग्नेंट वीमेन के लिए, उनकी हेल्थ डायग्नोस्टिक्स वगैरह के लिए। फिर सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन, इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा थोड़ा सा डिटेली। फिर जननी सुरक्षा योजना, फिर फैसिलिटीज बेस्ड न्यूबॉर्न केयर, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शंस टू न्यूट्रलाइज न्यूमोनिया सक्सेसफुली, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो ये सारे सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम्स है। ठीक है, फिर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाया, बेसिकली नए नए वैक्सीन इंट्रोड्यूस करवाया। तो ये सब सेंटर ने किया करके बोल रहे हैं मिनिस्टर। फिर देखिए, अब एक एक करके देखेंगे क्या है। जैसे मैंने इधर बताया ना, मिशन परिवार विकास, वीकली आयरन
फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन एक्सेट्रा, उसके बारे में। मिशन परिवार विकास वाज लॉन्च्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर टू एक्सिलरेट हाई क्वालिटी फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग को एक्सेलरेट करने के लिए, ठीक है। मतलब एक बच्चा या दो बच्चे होने के बाद जो स्टरलाइजेशन वगैरह करते हैं, तो इसके लिए है मिशन परिवार विकास। और एंड टू रीच द फर्टिलिटी रेट टू द रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ 2.1 बाय द ईयर 2025। क्या होता है फर्टिलिटी रेट? फर्टिलिटी रेट मतलब एक वुमन अपनी लाइफ टाइम में कितने बच्चे पैदा करती है, यह है फर्टिलिटी रेट। तो ये फर्टिलिटी रेट को मेंटेन करना जरूरी है, तब जाके पॉपुलेशन एक्सप्लोशन नहीं होगा। अगर एक वुमन 3-4 बच्चे पैदा करेंगे तो क्या होगा? पॉपुलेशन एक्सप्लोशन होगा ना। तो ये रिप्लेसमेंट लेवल जो है 2 या मतलब 2.1 के अंडर मेंटेन करने के लिए मिशन परिवार विकास, ठीक है। फिर वीकली आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। बेसिकली ये हाई प्रेवलेंस एंड इंसिडेंस ऑफ एनीमिया है एडोलसेंट गर्ल्स एंड बॉयज में, इसलिए सबको फोलिक एसिड टैबलेट्स देते हैं ताकि आयरन की डेफिशिएंसी ना हो। फिर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, ये क्या होता है? ये 2016 में लॉन्च किया था टू इंश्योर कॉम्प्रिहेंसिव एंड क्वालिटी एंटीनेटल चेकअप्स टू प्रेग्नेंट वीमेन अक्रॉस द कंट्री। बेसिकली प्रेग्नेंट वीमेन के जितने चेकअप्स वगैरह होता है उसके लिए प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। देखिए ये 9th मंथ में, मतलब प्रेग्नेंट वीमेन के लिए 9th मंथ में क्वालिटी एंटीनेटल चेकअप्स प्रोवाइड करते हैं। फिर सुरक्षित मातृत्व आश्वासन, ये क्या है? सुमन है, ये क्वालिटी हेल्थ केयर एट 0 कॉस्ट टू प्रेग्नेंट वीमेन, तो ये भी प्रेग्नेंट वीमेन से रिलेटेड है। फिर जननी सुरक्षा योजना, ये भी सेफ मदरहुड से रिलेटेड है, ये नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर आता है, ये 2005 में लॉन्च हुआ था। फिर जैसवाई इज ए 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एंड इट इंटीग्रेट्स कैश असिस्टेंस विद डिलीवरी एंड पोस्ट डिलीवरी केयर। देखिए ये जो जननी सुरक्षा योजना के अंदर कैश भी प्रोवाइड करते हैं, डायरेक्ट डेबिट ट्रांसफर होता है, अकाउंट में पैसे आ जाते हैं डिलीवरी के बाद, जितने आपका खर्च होता है ना एक वुमेन का, तो ये सब के लिए एलिजिबल बेनिफिशियरीज भी है। मैं आपको इधर हल्का सा बता रहा हूँ, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या इनिशिएटिव्स रहा है वही बोल रहा हूँ। फिर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये क्या होगा? चाइल्ड केयर बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम क्या है? ये यूपीए गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था 2013 में। इट इज टेक्निकली कॉल्ड चाइल्ड हेल्थ स्क्रीनिंग एंड अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज, बच्चों की देखभाल करने के लिए। बेसिकली इसमें 4 Ds देखते हैं, 4 Ds ध्यान दीजिएगा। एक देखते हैं डिफेक्ट्स बर्थ कुछ है, फिर डिजीजेस इन चिल्ड्रन, डेफिशिएंसी कंडीशंस कुछ है क्या, फिर डेवलपमेंटल डिलेज इंक्लूडिंग डिसेबिलिटीज कुछ है क्या। तो ये सारे 4 Ds ध्यान दीजिएगा। तो ये राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंडर ये भी चेक करते हैं। और भी है दोस्तों, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत, ये बेसिकली एक इंश्योरेंस स्कीम है। एक फैमिली को 5 लाख पर ईयर मिल जाता है। इसके बारे में हमने कई बार डिस्कस किया है, अब इसके और सब डिटेल्स में मैं नहीं घुस रहा हूँ, बस यही जान लीजिएगा कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्कीम के बारे में। फिर प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन है, बेसिकली हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए, नए नए क्रिएट करने के लिए, ठीक है। इसके लिए 5 साल में 64,180 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, राइट। और क्या है? नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, ये बेसिकली एक डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम के लिए, मतलब सब कुछ डिजिटल कर दिया जाएगा, सबके लिए एक एक हेल्थ आईडी कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें आपका जितने भी प्रीवियस हिस्ट्री है, मेडिकल हिस्ट्री, वो सबके बारे में डाटा होगा, ठीक है। मतलब आप इस तरह बहुत ज़्यादा पेपर्स वगैरह, प्रिस्क्रिप्शन पेपर्स वगैरह या फिर टेस्ट रिजल्ट्स वगैरह लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपका एक आईडी बन जाएगा, उसके अंदर सब कुछ स्टोर हो जाएगा, ठीक है। ये एक 100% वॉलंटरी सिस्टम है, आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, नहीं चाहे तो कोई मैंडेटरी नहीं है। बेसिकली मेरा कहने का मतलब है, मतलब डॉक्टर के पास आप जाओगे, डॉक्टर को आपका आईडी शेयर करना है, डॉक्टर खोल के देख लेगा, हाँ आपका क्या क्या प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री रहा है, पिछले वाला जो डॉक्टर ने क्या क्या मेडिसिन आपको प्रोवाइड किया है, आपका हेल्थ कैसा है, डायग्नोस्टिक्स रिपोर्ट्स क्या क्या है, वो सब देख सकते हैं। तो ये बेसिकली नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है, सबको डिजिटाइज करने का एक फैसिलिटी है, ठीक है। अब फाइनली दोस्तों वे फॉरवर्ड, तो मैंने आपको मिनिस्टर ने जो कुछ भी स्कीम्स के बारे में बताया उसके बारे में बता दिया, ठीक है। अब हम देखेंगे व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। इंडिया नीड्स टू शिफ्ट फोकस फ्रॉम सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स टू प्राइमरी केयर। अब प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स क्या होता है मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो आजकल गवर्नमेंट का ट्रेंड क्या चल रहा है, वो सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स में ज़्यादा फोकस दे रहा है, सुपर स्पेशलिटीज हॉस्पिटल्स बना रहा है, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए लगे हैं। पर इसके साथ साथ गवर्नमेंट को अपना फोकस प्राइमरी हेल्थ केयर में भी देना चाहिए। बेसिकली जितने भी डॉक्टर्स हैं उन्हें एंकरेज करो ताकि वो रूरल एरिया में आके काम करें, रूरल एरिया और अर्बन एरिया में जो रीजनल इम्बैलेंस है उसे ख़त्म कर दें, और डॉक्टर्स को इंसेंटिव्स प्रोवाइड करो, बेसिकली डॉक्टर्स को एंकरेज करो। एंड जितने भी MBBS स्टूडेंट्स हैं उनके रूरल सर्विस मैंडेटरी बना दो, मतलब इनकी MBBS के बाद जब वो हाउस एजेंसी करते हैं, इसके बाद 1 या 2 साल के लिए रूरल सर्विस मैंडेटरी कर देना चाहिए,
ठीक है, क्योंकि रूरल इलाकों में ज़्यादा सर्विस देने की ज़रूरत है ना, क्योंकि ऑलरेडी रीजनल इंबैलेंस है हमारे देश में। फिर फोकस शुड बी शिफ्टेड टू प्रिवेंटिव हेल्थ केयर फ्रॉम क्यूरेटिव हेल्थ केयर। ये क्या होता है, देखिए आपने इंग्लिश में एक प्रोवर्ब सुना होगा ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। हमें प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के ऊपर ध्यान देना चाहिए। एक डिसीज होने के बाद इलाज करने से अच्छा है ना वो डिसीज नहीं होने के लिए कुछ किया जाए। तो इसके लिए यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन वगैरह करवाना होगा, इसलिए ज़्यादा ध्यान देना होगा। देखिए आपको पता है हुआ, हमेशा जो क्यूरेटिव केयर है वो ज़्यादा कॉस्टली है प्रिवेंटिव केयर से, क्योंकि एक डिसीज़ होने के बाद बहुत कुछ करना पड़ेगा, ज़्यादा खर्चा है। उससे अच्छा आप प्रिवेंट करो डिसीज़ आने से। तो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के ऊपर हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ये बता रहे हैं। फिर हमारी नेशनल हेल्थ पॉलिसी है जो 2017 में प्रोमलगेट किया था, उसमें पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ को इंक्रीज करने के बारे में बताया था। अभी के हिसाब से शायद कुछ 1.2% है हमारा, वो ऑब्वियसली इंक्रीज होगा क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक ने गवर्नमेंट को सिखा दिया कि पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर इंक्रीज करना ही पड़ेगा, पर अभी के हिसाब से वो कम है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी ने जितना रिकमेंड किया है 2.5%, कम से कम वो तो मेंटेन करो, ठीक है। तो दिस कुड हेल्प रिड्यूस आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस। लोगों का जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस होता है उसे कम करने में ये मदद करेगा, है कि नहीं। फिर क्या है, देखिए ये एक इंपॉर्टेंट बात किया हुआ है, हेल्थ इज नॉट जस्ट ए स्टेट ऑफ बीइंग डिसीज फ्री बट इट फीचर्स मल्टीपल डायमेंशंस। हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि आप डिसीज फ्री हो, इसका और भी डायमेंशंस है, जैसे कि न्यूट्रिशन, क्लीन एनवायरनमेंट, सैनिटेशन, हेल्थी लाइफस्टाइल एक्सेट्रा। तो ये सारे हेल्थ का डेफिनेशन में आता है। वैसे यूनाइटेड नेशंस का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है जिन्हें हमें अचीव करना है 2030 तक। इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 और 3 क्या कहता है, जीरो हंगर एंड प्रोवाइडिंग हेल्थ टू ऑल। तो ये भी हासिल करने के लिए हमें कोशिश तो करना होगा ना। अब देखिए ये सब के लिए इंडिया नीड्स ए होलिस्टिक अप्रोच। हमारी हेल्थ केयर इंडस्ट्री में जो प्रॉब्लम्स है उन्हें टैकल करने के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच की ज़रूरत है। केवल गवर्नमेंट सोचने से या फिर पॉलिसीज एंड स्कीम्स लेके आने से काम नहीं चलेगा। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, पब्लिक हो, प्राइवेट सेक्टर्स हो या इंडिविजुअल्स हो, सबको एक साथ आपस में एक्टिवली कोलैबोरेट करके मेहनत करना होगा। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको थोड़ा बहुत सीखने को मिला होगा। मैंने आपको केवल मिनिस्टर ने जो जवाब दिया उसके बारे में बताया। देखिए उन्होंने काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली बताया है कि गवर्नमेंट ने क्या क्या एक्शंस लिया है हेल्थ केयर सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। अब इन स्कीम्स का परफॉर्मेंस कैसा रहा है उसके बारे में मैंने आपको बताया नहीं, वो भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा भी क्वेश्चन सबसे पूछ सकता है। जब वो डाटा निकल के आएगा तब हम आपको और एक वीडियो में वो भी समझाएंगे, ठीक है, क्योंकि परफॉर्मेंस ऑफ द स्कीम्स भी इंपॉर्टेंट है। हमारे देश का वही प्रॉब्लम है ना, स्कीम्स के लिए कोई कमी नहीं है, प्रोग्राम्स के लिए कोई कमी नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन पार्ट हमेशा थोड़ा सा अलग हो जाते हैं, है कि नहीं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा ये वीडियो कैसे लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।